चल हमें सर साइज के बारे में क्वेश्चंस तो पढ़ा बता दो। क्वेश्चंस कौन से तो क्वेश्चन बता दो। टेस्ट 3 मोज वाले भेजे थे आपके पास। यस यस सर 3 क्वेश्चन भेजे थे वो। कौन सा पूछना है बताओ। आपके व्हाट्सएप पे भेज रखे हैं वो बता दो। चलो मैं आंसर क्वेश्चन देता हूँ नंबर व्हाट्सएप 4 क्वेश्चन 4 आपको व्हाट्सएप पे आंसर देता हूँ अभी पढ़ो बेटा मेरे दे दूँ आंसर वो आप बेटा मेरे को ध्यान नहीं रहा ठीक है। चलो व्हाट्सएप पे आंसर देता हूँ भेजता हूँ आपको। चलिए पहले यही देख लेते हैं एक बार। अब एक बार आयनिक रेडियाई पे फोकस करते हैं। हालांकि आयन जो होते हैं आयन या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनता है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनता है। गेन करेगा नेगेटिव आएगा, लॉस करेगा पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चे। लेकिन फिर और जो आयन होते हैं आयन जो होते हैं वो मिलकर क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। एनायनिक रेडियस सबसे ज्यादा, उससे कम एटॉमिक, उससे कम कैटायन। क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं आयंस, मॉलिक्यूल थोड़ी ना बनाते हैं। मॉलिक्यूल तो छोटे छोटे परिवार होते हैं ठीक है, स्टेबल परिवार होते हैं। बट आयंस क्या होते हैं, आयंस को पर्टिकुलर जब कोई एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो चारों तरफ से डायरेक्शन से ना अट्रैक्शन शो कराता है, तो उससे फिर कोई भी जुड़ सकता है। और जब ऐसा करने पे उसे चारों तरफ से ना, जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इधर से देखो नेगेटिव आ गया, इधर से भी नेगेटिव आ गया, इधर से भी नेगेटिव आ गया, इधर से भी नेगेटिव आ जाएगा तो, और ऊपर से भी आ जाएगा और जो बॉटम डायरेक्शन है वहां से भी आ जाएगा। तो 6 पार्टिकल कनेक्ट हो रहे हैं देखो, जो कैटायन से एनायन हो रहे हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। कोवलेंट बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनता है और लेकिन आयनिक बॉन्ड होता है क्योंकि आयन की अट्रैक्शन चारों तरफ होती है तो किधर भी वो अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए कहते हैं आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल नेचर बट कोवलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है। तो ये है क्रिस्टल लैटिस बनाता है ऐसे आयन। तो क्या करते हैं आयनिक रेडिएशन निकालेंगे जो आपस में हम सपोज करते हैं कि एक कैटायन और एक एनायन आपस में टच है। कैटायन जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, एनायन बड़े होते हैं। तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर देना, दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। ठीक है। जो ये आ जाएगी फिर ये आर कैटायन आ जाएगी और ये वाली जो आर एनायन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगी। ऐसे ही ओवरलैप नहीं होगा बेटा, ऐसे टच होगा, सिर्फ ऐसे टच करके ना यहां से लेके यहां तक का। आप मेरी बात सुनो, आयंस के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं मेरी। हाँ बेटा बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आ रही है? आ रही है। बेटा थोड़ी बहुत उसके लिए माफी, हालांकि मेरी गलती नहीं है लेकिन फिर भी बेटा कोई नहीं है ना, आप जुड़े रहो, कनेक्ट रहो। जो बच्चे रिकॉर्ड कर रहे हो मुझे भेजेंगे, मैं वीडियो बनाकर वो मैं रिकॉर्डिंग मुझे भेजना। अभी हम कुछ बात करते हैं इसे ना, कंपैरिजन करते हैं आयनिक का। हाँ कंपैरिजन करते हैं हम आयनिक रेडियाई का एटॉमिक रेडियाई के साथ। एनायनिक रेडियस ज्यादा होगी, कैटायनिक रेडियस कम होगी। हाँ 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 वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन एटम के रेस्पेक्ट देखेंगे, देखो एटम अगर बोलता हूँ तो न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। बट अगर मैं आयन बोलता हूँ तो आयन को आप एटम नहीं बोल सकते। मान लो सोडियम एटम है, 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम आयन है, इस पे 11 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप कैटायन बोलो, आप इसको एटम मत बोलो कि एटम है पॉजिटिव चार्ज के साथ, नहीं कैटायन है। और ये एटम है, एटम न्यूट्रल होते हैं, कैटायन एनायन चार्ज के साथ होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम की तो 1s2 2s2 2p6 और यहाँ 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो गई और यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 हो गई। तो ये स्टेबल भी आयन स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एटम। तो अब यहाँ पे अगर देखें हम तो जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि अगर सोडियम एटम की बात करें और सोडियम आयन की बात करें तो इसपे 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने 11 प्रोटॉन को, इधर 11 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने 11 प्रोटॉन को। तो यहाँ पे जो है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कहने का मतलब सोडियम प्लस में अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने से।
और जब अब 11 को जो पहले से मैग्नीट्यूड था चार्ज का पॉजिटिव का, अब उसको कम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने हैं, तो क्या होगा यहाँ पे जेड अफेक्ट यानी कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, ये जो बढ़ा हुआ चार्ज है एक्स्ट्रा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्ट करेगा। अंदर अट्रैक्ट करने से सोडियम जो कैटायन है उसका साइज घट जाएगा। बट इस केस में सोडियम एटम में वो यूं का यूं रहेगा, ठीक है, जो नॉर्मली पहले था। तो इसलिए कैटायन जो होते हैं वो अपने पेरेंट एटम से, पेरेंट एटम किसे बोलते हैं जिससे वो बना है, सोडियम आयन बना है सोडियम एटम से। तो कैटायन जो होता है, कैटायन वो पेरेंट एटम से स्मॉल साइज का होता है। द कैटायन हैविंग स्मॉल साइज एज कंपेयर टू पेरेंट एटम, यानी कि सोडियम एटम और सोडियम आयन में से सोडियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, सोडियम आयन का कैटायन का स्मॉल साइज होगा। ठीक है, तो ये बात रहेगी। और ये ट्रेंड ऐसे ही रहेगा, आयनिक रेडियस का ट्रेंड अलोंग द पीरियड ऐसे ही रहेगा जैसे एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज का होता है ना, वैसा का वैसा होता है। जैसे एटॉमिक साइज जो होता है अलोंग द पीरियड घटता है, तो आयनिक रेडियस का भी घटेगा। ठीक है, एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड घटता है, ऐसी आयनिक रेडियस भी घटेगी। और क्यों घटता है, क्योंकि एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से और नंबर ऑफ सेल सेम होती है उससे होता है ये। तो ऐसा सेम का सेम आंसर आयनिक रेडियस में आ सकता है। प्लस वंडरवाल रेडियस और कोवलेंट रेडियस का भी यही ट्रेंड रहेगा अलोंग द पीरियड। ठीक है, और डाउन द ग्रुप वही सेम ट्रेंड रहेगा। कोई एक रेयर केस समझाया था आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन का और नाइट्रोजन का, बस वो केस याद रखना बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं कैटायनिक रेडियस। जो मैंने बताया कि अलोंग द पीरियड क्या होगा, बढ़ेगी, और डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड घटेगी और डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप बढ़ने के दो मैं समझाए कारण कुछ, कि डाउन द ग्रुप जब होता है तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भीड़ बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, दैट इज शिल्डिंग इफेक्ट, वो न्यूक्लियर चार्ज के अगेंस्ट काम करता है। तो क्या होता है, फिर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन से और बाहर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है जो साइज है वो नॉर्मल से भी ज्यादा बढ़ जाता है जब डाउन द ग्रुप आप कंपेयर करोगे साइजेस का एटम्स का। ये बात बताई मैंने। तो यही ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का रहेगा, यही ट्रेंड आयनिक रेडियस का, यही ट्रेंड कोवलेंट रेडियस का, और यही ट्रेंड जो होगा वंडरवाल रेडियस का होगा। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है। अब अगर मैं बात करूं एनायन की, तो एनायन जो होता है, मान लीजिए क्लोरीन एटम और क्लोरीन एनायन हो, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। इसका जो प्रोटॉन टोटल पोजीशन 17 प्रोटॉन से है, इसका जो है 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं 7 प्रोटॉन। तो क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने से जो जेड इफेक्ट है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्सन बढ़ जाएगी। और जब रिपल्सन बढ़ेगी तो क्लोरीन जो एनायन है उसका साइज बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन एटम। ठीक है, तो एनायन का जो साइज होता है, किसी का भी एनायन हो, एनायन का जो साइज होता है वो उसकी पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर सभी के सभी एनायन हो, मान लो F नेगेटिव हो, Cl नेगेटिव हो, Br नेगेटिव हो और I नेगेटिव हो, तो इनका डाउन द ग्रुप साइज का ट्रेंड वही रहेगा जो एटॉमिक साइज का होता है, कि सब पे एक नेगेटिव बढ़ा है ना, तो वही ट्रेंड रहेगा। ठीक है बच्चे, कोई रेयर केस नहीं आएगा इसके अंदर। आया समझ में? जैसे अगर बात करूं मैं आयनिक रेडियस की, तो अगर एटॉमिक, हाँ बेटा, एनायन की रेडियस ज्यादा होती है कैटायन की, इन दोनों में? एनायन और कैटायन में से रेडियस ज्यादा एनायन की होती है। अगर एनायन कैटायन कंपेयर करो तो कैटायन की रेडियस कम होती है। कैटायन में जो जेड इफेक्ट है वो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, तो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन ग्रिप होते हैं, लेकिन एनायन में वही क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो एनायन की जो मोस्टली है, कोई रेयर केस तो बेटा होगा तो बात अलग है, लेकिन जो जर्नल केस है उसमें एनायन की जो है वो साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कैटायन। और वैसे अगर पेरेंट कंपाउंड है कोई, उसमें एक आयनिक कंपाउंड है, कैटायन की ज्यादा, कैटायन की आयनिक रेडियस कम होगी और एनायन ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल NaCl है, तो NaCl में Na की जो Na+ की कम होगी और Cl नेगेटिव ज्यादा होगी। आपने कहा कि दोनों के सेंटर का डिस्टेंस लेके हाफ कर देंगे, तो हाफ करेंगे तो दोनों की इक्वल आएगी। फिर सेंटर से नहीं, जहां से वो टच करते हैं ना, माफ कीजिएगा, टच करते हैं जहां से वो टच कर रहे हैं ना, ऐसे करके बेटा, वहां से ले लेंगे, ज्यादा आएगी। वो मान लो कैटायन है और ये एनायन टच कर रहा है, तो यहां से लेंगे सेंटर से। ठीक है, बीच से ये आ जाएगी, जी ना बेटा, तो ये आ जाएगी R एनायन और ये आ जाएगी R कैटायन। हाफ मत करना बेटा, हाफ तो फिर बेटा, हाफ तो कहीं फिर जाके यहाँ होगी, फिर तो इस एटम इस आप एनायन में घुस जाओगे, जहां पे टचिंग पॉइंट है दोनों का, जहां पे टचिंग पॉइंट है दोनों का,
उस पॉइंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसलिए जो आर एनायन हो ज्यादा हो जाएगी आर कैटायन से। बात करते हैं पेरेंट एटम। एक एग्जांपल दे रहा था मैं अभी, कुछ ट्रेंड बता रहा था, जिसमें एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो हैलोजन फैमिली का एग्जांपल दूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इन ये अन पे नेगेटिव चार्ज हो बेटा, अगर इनकी एटॉमिक अगर रेडियस बात करें, एटॉमिक रेडियस की, तो क्या रहती है, देखो एटॉमिक रेडियस इनकी रहती है, फ्लोरीन की 72 होती है जब इसमें चार्ज कोई नहीं होता, क्लोरीन की 99 होती है, इसकी 114 होती है, इसकी 133 होती है। बट अगर बात करें हम एनायनिक, इनकी आयनिक रेडियस की, तो इसकी 136 हो जाती है। देखो कितना डिफरेंस आ गया, 72 से सीधा इलेक्ट्रॉनिक आने से 136 पहुंच गई। इसका 181 हो गया, इसका 196 होता है, इसका 219 होता है। तो आप फर्क जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आने से कितना देखो चेंज आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन आने से आयनिक रेडियाई में कितना डिस्टेंस मेंटेन हो गया, कितना गैप मेंटेन हो गया है। तो कहीं ना कहीं रिपल्सन इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के आने से रिपल्सन ने ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उससे क्या हो गया है, जो रेडियस में इजाफा हो गया है। तो जो कैटायन होता है उसका समझा चुका हूं मैं। एनायन में क्या होगा, एनायन की जो रेडियस है, सॉरी, वो उसके पेरेंट एटम से ज्यादा होती है। कहने का मतलब अगर फ्लोरीन पेरेंट एटम है और F नेगेटिव एनायन है, तो एनायन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। कैटायन की बात करूं तो सोडियम अगर एटम और सोडियम कैटायन है, तो ज्यादा किसकी होगी, सोडियम एटम की होगी। और अगर एनायन कैटायन से बात करें तो कैटायन की ज्यादा होती है, ठीक है बेटा, रेडियस। ये ट्रेंड आप याद रखना। अभी हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन और स्पीसीज, इनके ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, या हम बात कर सकते हैं आयंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस की बात करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में इलेक्ट्रॉन्स तो सेम हो, लेकिन उनपे जो चार्जेस है वो डिफरेंट हो सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। किसी पे एक पॉजिटिव, किसी पे दो पॉजिटिव, किसी पे तीन पॉजिटिव, किसी पे एक नेगेटिव, किसी पे दो नेगेटिव। ऐसे चार्ज कैसा भी हो, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बट उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। These are called isoelectronic ions. I repeat the statement. अगर आपके पास कोई आयंस है, उनपे चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहे डिफरेंट हो हर एक के ऊपर, किसी पे 1 पॉजिटिव, किसी 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंस हो सकता है ना। एलिमेंट भी अलग अलग हो, आयंस भी अलग अलग हो सकते हैं, बट उन आयंस के अंदर, सभी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, जो तो पूरी वो सारे के सारे कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जांपल टेक करते हैं, उसके बाद आपको इसका डिफरेंस, इसका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम लेते हैं एल्यूमिनियम Al3+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस, और हमारे पास फ्लोरीन नेगेटिव, O2 नेगेटिव और N2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। सबसे कम एल्यूमिनियम 3+, फिर Mg2+, फिर Na+। हाँ, अब देखो इसमें क्या देखना है, आपको पॉजिटिव चार्ज देखना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, उसका जेड इफेक्ट उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उसका जेड इफेक्ट उतना ही कम हो जाएगा, उतना ही वो डिक्रीज ऑर्डर में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम, ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। बट अगर साइज की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम का सबसे छोटा होगा साइज, ठीक है बेटा, फिर और छोटा होगा मैग्नीशियम, सॉरी, सबसे छोटा एल्यूमिनियम, थोड़ा और बड़ा साइज मैग्नीशियम का, फिर और बड़ा साइज सोडियम प्लस का, फिर और बड़ा साइज F नेगेटिव का, और बड़े साइज की बात करें तो O2 नेगेटिव, और लास्ट में सबसे बड़ा N3 नेगेटिव होगा। इसका आंसर जानना बड़ा ही इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। डिफिकल्टी क्यों नहीं है उसका कारण समझाते हैं। आपको देखना है एल्यूमिनियम को, जहां पहले 13 प्रोटॉन से 13 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने थे, अभी वो 13 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के बाहर जाने से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन जो रोल प्ले कर रही थी, वो रोल खत्म हो गया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। तो जिससे क्या हुआ, जेड इफेक्ट, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा मौका मिला इलेक्ट्रॉन्स को और होल्ड करने का और अंदर खींचने का, जिससे क्या हुआ, एल्यूमिनियम 3+ का जो साइज है वो काफी रिड्यूस हुआ। ऐसे मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। तो यहाँ पे जो अफेक्टिव चार्ज है, जेड इफेक्ट है, वो थोड़ा कम बढ़ा है, 3 पॉजिटिव के मुकाबले 2 पॉजिटिव बढ़ा है।
तो थोड़ा इसमें थोड़ा साइज एल्यूमिनियम से बड़ा रहेगा Al3+ से। सोडियम में 1 बड़ा है तो उसे थोड़ा और बड़ा रहेगा, और इसमें नेगेटिव आ गया, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। जहां N3 नेगेटिव का साइज मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आने से उसका जो जेड इफेक्ट है वो काफी घट गया है। जितनी पावर, जितने तरीके से एल्यूमिनियम एक Al3+ का बढ़ा था, उतनी ही टेंडेंसी के साथ N3 नेगेटिव का घट गया है। तो N3 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एल्यूमिनियम का सबसे कम रहेगा। अगर इन सभी इस पूरे इस सीरीज की बात करें जो आपके सामने लिखी हुई है। इसके ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल सेंड करूंगा, ठीक है, और उस पर आप गौर करना। एक एग्जांपल है मेरे पास, तो क्वेश्चन ये है कि अरेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करेंगे इसको अभी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है साइज का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज लिखना है, और फिर उनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी बताना है, ठीक है। सो हमारे पास है टोटल, हमारे पास 6 है। हमारे पास O2 नेगेटिव है पहला, ऑप्शन नहीं है ये आपके पास जो वो एलिमेंट के नाम है। सोडियम है, थर्ड हमारे पास फ्लोरीन, फोर्थ हमारे पास मैग्नीशियम 2+, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन, उसके बाद हमारे पास है Al3+, और लास्ट में हमारे पास है नियोन। तो बच्चे स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। इनको पहले तो अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। पहले सबसे बड़े साइज किसका है, फिर और कम किसका, और कम किसका, फिर और कम किसका है। पहले तो इसको ऐसे अरेंज करो, ठीक है। और इनमें पहले तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक छांटो, सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। तो पहले इनमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक छांटो, जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक छांट लो तो उनको फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में लिखो। तो ये तो क्वेश्चन है आपके, अभी करो बैठ के, 2 मिनट दे रहा हूं, करो। सर हो गया, हो गया सर सर। हो गया। हो गया? यस यस सर। सर। तो इनमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक में मैं गोला खींच देता हूं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है O2 नेगेटिव, सोडियम 10, नियोन 10 पे, दूसरा ये Al3 पॉजिटिव, Mg2 Mg2 पॉजिटिव, पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। Al3 पॉजिटिव 10, और कौन है, Mg2 Mg2 पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इनपे डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग 4 छठे हमारे पास, O2 नेगेटिव छठा, Mg2+ छठ के आया है, Al3+ आया है, और नियोन आया है। तो मैक्सिमम चार्ज पे है तो Al3+, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना, तो सबसे और पहले Cl नेगेटिव और Ne Mg2+, Al3+। क्या एलिनियन, फिर सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर O2 क्लोरीन, नेगेटिव। क्लोरीन। बच्चे कुछ तो बेटा सुनो बेटा सुनो, थोड़ा सब्र तो करो बेटा, मेरी बात सुनो। इसमें सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी ना है, तुम फिर सभी को छाट रहे हो। सोडियम का जिक्र कहाँ गया, फ्लोरीन का जिक्र हम तो कहाँ गया, क्लोरीन डिक्रीजिंग का ऑर्डर जिक्र बता रहे हैं। नहीं, इन सबका सभी का छोड़ना, बताना है, सिर्फ इन स्पीशीज का सबका बताओ। छोड़ना बताना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बताना है यार, तो सर सबका छोड़ना बताना अरे बच्चे। डिक्रीजिंग ऑर्डर भी तो पूछा है रेडियाई का। नेगेटिव बच्चे पूछा, सुनो पूछा है बेटा, लेकिन पूछा है बेटा, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही पूछा है। क्वेश्चन ये था कि भाई which of the following are isoelectronic, arrange them in decreasing order of their sizes। पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक छांटने हैं, फिर ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज लिखना है। अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो फिर छांटो, तो बात अलग होती। पहले कहा छांटो और फिर छांटे हुए को साइज को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, तो यहाँ जाएगा सबसे छोटा साइज O2 होगा, नेगेटिव, सबसे Mg2 बड़ा पॉजिटिव, Al3 O2 पॉजिटिव। नेगेटिव Ne Mg2 पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव। सबसे बड़ा साइज ऑक्सीजन का, फिर और कम हो जाएगा Ne मैग्नीशियम, Ne का, नियोन का और कम हो जाएगा, Mg2+ का, और सबसे कम हो जाएगा Al3+। Al3+ का। वेरी गुड काबिल तारीफ, शाबाश। और मैं आपको क्वेश्चन भेज देता हूँ इसके ऊपर, अभी मैं आपको नहीं भेज रहा, जैसे मीटिंग और होगी मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भेजूंगा, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल एक और है, एक क्वेश्चन सुनो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, रेडिकल्स न्यूट्रल्स जो तो
रेडिकल से नहीं बोलते बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव को। चलो मैं भेज दूंगा नेगेटिव आपको। चार्ज पार्टिकल का वो आयोनिक रेडियस हमेशा नोबल गैस से बड़ी होगी। किसकी? हाइड्रोजन की? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की नोबल गैस से। वो तो जाएगी बड़ी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद तो बेटा बढ़ जाएगी उसकी। अभी कंपेयर कर लेते हैं, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी रुको यार, मैं तो अभी कराता हूँ आपको कंपेयर, इसमें बड़ी बात है, इसमें कोई इंतजार थोड़ा ना करना है, अभी आपको करा देते हैं। एक मिनट रुको, मुझे एक बार डाटा निकालने दो एक बार। आयन जो नोबल गैसेस का जो रेडियस है, जैसे नियोन की, फ्लोरीन के एटम की 72 होती है और नियोन की 160 होती है, ठीक है। तो अब देखो फ्लोरीन की कितनी गई, फ्लोरीन गई 136, लेकिन अब है ना 136 से जाती तो भी कम है बेटा नियोन से। तो इसका एक बार ऑर्डर निकाल देंगे, ठीक है। एक बार आप नियोन जो नोबल गैसेस है उसका एक बार जो है क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस का जो आपका रेडियस है उसको देख लेना बेटा। और फिर जो एफ नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, एक बार उनकी रेडियस देख लेना। आयंस में देख लेना ग्रो कर नहीं कर रही। नियोन में और फ्लोरीन में तो चेंज नहीं आ रहा है, नियोन का ही कम पड़ रहा है। नियोन का भी एफ नेगेटिव आने के बाद, नियोन का भी, सॉरी फ्लोरीन का एफ नेगेटिव आने के बाद भी 136 पहुंच रहा है, और जहां जो नियोन का है नोबल गैस का वो है 160। तो काफी अभी फ्लोरीन का काफी कम है नेगेटिव चार्ज आने के बाद भी। सो नोबल गैस का तो एज यूजुअल ज्यादा होगी, इसमें फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा। वो तो रिपल्सन के भरपूर है, रिपल्सन से, तो वहां तो दिक्कत, वहां तो वो बड़े साइज में होने हैं, ठीक है। चलिए आप, मैं आपको एक क्वेश्चन होगा, एक सोल्ड भेजूंगा और आपको भेजूंगा 3 अनसोल्ड भेजूंगा विद आंसर्स, मतलब सोल्ड नहीं आंसर भेजूंगा, ठीक है। तो वो करना, और आपको हिंट भी भेज दूंगा, बुक में सब कुछ दिखा रहा है तो मैं उसको हिंट भी आपको भेज दूंगी कैसे होगी सॉल्व ये। तो यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं, बताओ फिर आगे बढ़ाऊंगा। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बताओ यहाँ तक सर कोई इसमें दिक्कत? सबसे पहले नियोन आना चाहिए। क्यों? इसमें उसकी सबसे ज्यादा है, O2 नेगेटिव की 152 पिकोमीटर दे रखी है 152 पिकोमीटर दे रखी है, और नियोन की 160 होती है। एक मिनट रुको। O2 नेगेटिव की, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से भी देखना है बाद में। देखो हमारे पास डाटा एक और थोड़ा बहुत बेटा ऊपर नीचे डाटा पे, इन पे तो नॉर्मली जो एटम होते हैं उन पे थोड़ा ना करना गौर, थोड़ा जो आयनिक फॉर्म में आने के बाद O2 नेगेटिव का जो Z होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें 10 होते हैं O2 नेगेटिव में, और उसका जो Z इफेक्ट होता है वो 0.8 होता है, ठीक है। और अगर नियोन की बात करें, हाँ तो नियोन का Z इफेक्ट ज्यादा है बेटा, ठीक है। अगर O2 नेगेटिव के कंपेयर में नियोन की बात करें, वो तो बेटा नॉर्मली एटम्स हैं, ठीक है, लेकिन आयन O2 नेगेटिव आयन में बनने के बाद उसका Z इफेक्ट काफी हद तक कम हो जाएगा। तो O2 नेगेटिव का Z इफेक्ट जो है वो 0.8 है, लेकिन नियोन का जो Z इफेक्ट है वो 1.0 है। तो नियोन का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा होता है Z इफेक्ट, जिसके कारण क्या हो गया, नियोन का साइज थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू O2 नेगेटिव। बेटा बुक में अलग अलग डाटा मेंशन है, कोई बात नहीं, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर जो मैंने बताया वही आएगा, ठीक है। डाटा पिकोमीटर में किसी में तो एग्जैक्ट तो मिलेंगे नहीं आपको, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे, लेकिन जहां पे आपको मिल जाए तो उससे कंपेयर करें। नॉर्मली जो है एटम है उनमें वो डाटा ले लेना, लेकिन आयंस के केस में क्या होगा, आयंस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का काफी कम हो जाएगा बेटा। तो उसके कारण क्या होगा, उसका जो रिपल्सन है वो बढ़कर वो उसकी जो रेडियस है बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू जो नियोन है। कोई नहीं, लेकिन बेटा ये हम आयनिक रेडियाई, सुनो 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 सुनो, ये आयनिक रेडियाई कंसेप्ट चल रहा है बेटा। जो वहां पे दे रखी है ना पिकोमीटर दे रखी है नॉर्मली जो है वो एटॉमिक फॉर्म में है, बट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम वो आयनिक रेडिया कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर हम बात कर रहे हैं आयनिक रेडिया की, ठीक है। तो उसका डाटा मान चलना एक बार। तो यहाँ पे जेड इफेक्ट की बात कर रहा हूं, मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है जेड
ठीक है बेटा, और क्वेश्चन भेजूंगा उसमें करना आप कोशिश, अगर और फिर भी कंफ्यूजन रहे तो और भी करेंगे सॉल्व बेटा, बड़ी बात नहीं है। डाटा बताना मुझे, जितने भी कंफ्यूजन हो पॉइंट हो बताना मुझे, सेंड करना, मैं करूंगा सॉल्व। अभी हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, अभी कभी भी मीटिंग ओवर हो जाए तो बेटा आप है ना ये मत सोचना कि भाई टॉपिक आगे नहीं होगा, मतलब हम बाकी बचाव कल कर लेंगे या इवनिंग में अगर टाइम लगा तो भेज देंगे। अब नवीन से कल तो नवीन सर के चक्कर में क्लास रह गई, उन्होंने अपना लिंक भेज दिया, नहीं वो मैसेज डाल दिया, एज यूजुअल डाल दिया, क्लास ली नहीं उन्होंने, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। इस कारण से बेटा मीटिंग में वो क्लास नहीं हो पाएगी। कुछ फिर बाद में बेटा इवनिंग टाइम में नेटवर्क ड्रॉप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है उस कारण से। तो आयोनाइजेशन बेटा सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। यस सर। एंथैल्पी पढ़ रहे हैं हम। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल दीजिए या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दीजिए, या बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब तो ये होता है कि भाई अगर आपने 9th में एक डिस्चार्ज ट्यूब का नाम सुना होगा ना, यस सर, 4th कैथोड एक्सपेरिमेंट, एनोड एक्सपेरिमेंट में, हाँ, अगर बीच में यहाँ पे कोई गैस एटम डाल दिया जाए और दोनों साइड से अगर है ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, तो जो पोटेंशियल हम यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो उस वोल्टेज से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, और जब यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इस जो गैस का एटम इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और इससे आयोनाइज हो जाए, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो इस केस में फिर इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कि वो पोटेंशियल वो वोल्ट जिसने इलेक्ट्रॉन को आयन में कन्वर्ट कर दिया। बट उसको आप है ना जो पोटेंशियल है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, जूल में ले सकते हो, कैलोरी में ले सकते हो, किलो कैलोरी में ले सकते हो, किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। I will explain each and every point regarding to conversion of unit. How can you convert है ना particular energy into other form? जैसे हम यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ईवी से लिखते हैं, छोटा ई और कैपिटल वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लिखते हैं। समझाऊंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या होता है। पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी जान लेते हैं क्या होती है ये, तो समझिए इसके बारे में। अब हमारे बेटा इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आपसे ये वो एनर्जी होती है, देखिए आप जानते जब भी एटम के अंदर प्रोटॉन सेंटर में बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की जाए तो वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल पहुंच जाता है। और अगर कुछ ज्यादा ही दे दी जाए तो वो एटम से बाहर भी निकल सकता है। जब वो एटम से बाहर निकलेगा then atom will convert into cation, atom will convert into ionic form। so इस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से एटम जो है वो आयनिक फॉर्म में आ गया, आयन बन गया। so क्या होगा इससे, तो ये जो एनर्जी लगी, जो एनर्जी लगाई गई, जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई, एटम को सप्लाई की गई, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, ये नहीं कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी, अंदर वाले सेल, जो सबसे बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होगा और जो लूजली बाउंड होगा, लूजली बाउंड मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन पे जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो बहुत कम लग रहा हो, बस ऐसा ही है ना, अट्रैक्शन से थोड़ी बहुत अट्रैक्शन से कनेक्ट हो, उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ना कि उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो अंदर है। इस बात पे गौर कर लेना बेटा, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, आई रिपीट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है, आप इस लोहे के टुकड़े पे एनर्जी लगा रहे हो कि एटम इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो ये आपकी फिर मेरी और आपकी बेवकूफी होगी, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे बल्क में अगर एटम को एनर्जी दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पहले जो ये बल्कि एटम का जो ये फॉर्म है जो सारे बल्क में है मौजूद है, तो पहले यहाँ से एक एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेट मतलब उसको निकालना पड़ेगा एक एटम को। और जब एटॉमिक फॉर्म में कोई चीज आती है तो गैसियस फॉर्म कहलाती है,
तो इसलिए इसने बोला आइसोलेटेड गैसियस एटम as to convert into a cation. Now I repeat complete definition. The minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom so as to convert it into a gaseous cation. कि उसको इलेक्ट्रॉन निकाल के गैस की फॉर्म में, गैस में रहेगा वो कैटायन में कन्वर्ट कर सके, तो ये एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये आप देते हो, यानी कि मैं दूंगा या आप दोगे, तो ये जो एनर्जी दी जाती है उसे एनर्जी को पॉजिटिव साइन से लिखते हैं। तो आयोनाइज एनर्जी जब भी लिखी जाएगी तो एक पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी, या तो साइन होगा ही नहीं, पर अगर साइन मेंशन किया जाए तो पॉजिटिव होता है, और जो एनर्जी लॉस होती है उसे नेगेटिव साइन के साथ मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि डेफिनेशन, और ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं एनर्जी देकर। अब जिसका इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकलेगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम पॉजिटिव होगी, और जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड होगा अंदर एटम के अंदर बंधा होगा न्यूक्लियस से, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी।